आज भी अगर कोई दिल्ली या आगरा की सड़कों पर घूमे तो मुगलों की विरासत हर कोने में नजर आती है। ताजमहल के संगमरमर से लेकर लाल किले की दीवारों तक इस साम्राज्य ने भारत पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो मिटाई नहीं मिटती। पर यह सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो 300 साल की एक ऐसी दास्तान है जिसमें महत्वाकांक्षा है, कला है, युद्ध है और पतन भी। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर मध्य एशिया से आए मुट्ठी भर लोग भारत के शहंशाह बन कैसे गई? क्या वजह थी जो उन्हें यहाँ खींच लाई? और फिर ऐसी क्या गलतियां हो गई कि इतना विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 300 साल, सोचिए जरा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो कई पीढ़ियों का समय होता है। इतने लंबे वक्त में मुगलों ने सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि यहाँ के खाने, भाषा, संस्कृति सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये अपने आप में एक महाकाव्य है, और जैसा कि हर महाकाव्य के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी एक निर्वासित राजकुमार से होती है। तो मुगलों का आगमन, कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। अब देखिए, उसकी नसों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था, तैमूर और चंगेज खान। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे अपनी ही जमीन मध्य एशिया के फरगाना से निकाल दिया गया। बाबर के पास अब कोई सल्तनत नहीं थी, तो उसने ठान लिया वो अपनी सल्तनत खुद बनाएगा। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो राजा बना, और कुछ ही वक्त में अपने ही रिश्तेदारों के षड्यंत्रों की वजह से उसे भागना पड़ा। सालों तक वो भटकता रहा। फिर 1504 में उसने काबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। काबुल उसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत छोटा था। तो फिर भारत ही क्यों? देखिए, पहली वजह तो साफ थी, साम्राज्य का विस्तार। दूसरी वजह थी भारत की बेहिसाब दौलत की कहानियां, वो सोने की चिड़िया वाली बात। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी ना, वो था एक सुनहरा मौका। हुआ ये कि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी वो इतना अलोकप्रिय हो चुका था कि उसके ही नाराज रिश्तेदारों ने बाबर को एक खत भेज दिया। सोचिए, एक ऐसा न्योता जो सीधे सीधे हिंदुस्तान पर हमले का बुलावा था। अब बाबर की वो निर्णायक लड़ाई, और बस इसी एक न्योते ने भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर अपनी सेना लेकर भारत की ओर चल पड़ा। मंच तैयार था। साल था 1526, जगह थी पानीपत। ये वो जंग थी जो हिंदुस्तान की किस्मत तय करने वाली थी। मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन क्या मुकाबला था! जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ इब्राहिम लोधी की 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों और हाथियों की विशालकाय सेना, और दूसरी तरफ बाबर के गिने चुने सिर्फ 12,000 सैनिक। मतलब कोई भी देखता तो यही कहता कि बाबर की हार तो पक्की है। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जो लोधी का पास नहीं था, नई तकनीक और एक बेहद शानदार दिमाग। देखिए, बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर सेनापति था। उसकी रणनीति कमाल की थी। उसने क्या किया, दुश्मन को फंसाने के लिए एक बड़ी सी खाई खुदवा दी, फिर बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार जैसी बना दी, और उन गाड़ियों के बीच जो खाली जगह थी ना, वहां अपनी तोपें और तीरंदाजों को छिपा दिया। एकदम परफेक्ट ट्रैप। और फिर वो हुआ जिसकी लोधी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, बाबर ने तोपें चलाने का हुक्म दे दिया, और वो तोपों की गरजती आवाज, धड़ाम! उस आवाज से लोधी के हाथी बुरी तरह डर गए और पलटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सोचिए क्या भगदड़ मची होगी। बस इसी भगदड़ ने बाबर की छोटी सी सेना के लिए जीत का रास्ता बना दिया। कुछ ही घंटों में खेल खत्म। इब्राहिम लोधी मारा गया और दिल्ली का तख्त अब बाबर का था। तो अब बात करते हैं साम्राज्य के विस्तार की। देखिए, दिल्ली की जीत ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव तो रख दी थी, पर यह नींव अभी बहुत कमजोर थी। 1530 में बाबर की मौत हो गई, और उसके बाद उसके बेटे हुमायूं का शासनकाल तो बस उथल-पुथल से ही भरा रहा। साम्राज्य को असली मजबूती और असली विस्तार वो तो उसके पोते अकबर के दौर में मिला। ये शुरुआती साल वाकई बहुत नाजुक थे। हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार कर पूरे 15 साल भारत से बाहर रहना पड़ा। 1555 में उसने दिल्ली वापस तो जीत ली, लेकिन किस्मत देखिए, अगले ही साल एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और तब सिर्फ 13 साल के एक लड़के अकबर के कंधों पर इस नए नवेले साम्राज्य का सारा बोझ आ गया।
और अकबर उसने इस जिम्मेदारी को वाकई बखूबी निभाया। वो एक बात बहुत जल्दी समझ गया था कि हिंदुस्तान पर सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं किया जा सकता, तो उसने सैन्य विजयों के साथ साथ लोगों का दिल जीतने पर भी जोर दिया। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया जैसे भेदभाव भरे टैक्स खत्म कर दिए, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसने साम्राज्य को दशकों तक स्टेबल रखा, और शायद इसीलिए उसे ही मुगल साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। और अकबर की सैन्य सफलताओं का पैमाना, जरा ये आंकड़ा देखिए, 25 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की अभेद चित्तौड़ किले जैसी बड़ी बड़ी जीतों के बाद उसका साम्राज्य इतना विशाल हो गया था। मतलब उसने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को मुगल झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। अच्छा, तो अब आता है वो दौर जिसे कहते हैं स्वर्ण युग और दरारें। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां का दौर आया। ये मुगल साम्राज्य का गोल्डन एज था। इस दौरान कला, आर्किटेक्चर, दौलत सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इसी चमक के पीछे साम्राज्य में दरारें भी पड़ने लगी थीं। शाहजहां का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, ताजमहल। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये तो मुगल आर्किटेक्चर, दौलत और कला का पीक है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया ये मकबरा आज भी दुनिया में मुगल शान का सबसे बड़ा सबूत है। फिर उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और बनवाया ये शानदार लाल किला। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये आने वाली कई सदियों तक मुगलों की पॉलिटिकल पावर का सेंटर बना। और सिर्फ यही नहीं, मोती मस्जिद जैसी न जाने कितनी ही नायाब इमारतें इसी दौर में बनी। सच में ये आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था जिसने भारत की धरती पर ऐसे निशान छोड़े जो कभी नहीं मिट सकते। लेकिन इन शानदार इमारतों को बनाने में शाही खजाने पर जबरदस्त बोझ भी पड़ रहा था, और ये वो पहली दरार थी जो आगे चलकर बहुत गहरी होने वाली थी। लेकिन असली दरार तो अब पड़ी। शाहजहां के बुढ़ापे में तख्त के लिए जो जंग शुरू हुई, वो सिर्फ भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये साम्राज्य के भविष्य की लड़ाई थी। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ था शाहजहां का चहेता बेटा दारा शिकोह, बिल्कुल अकबर की तरह उदार और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, और दूसरी तरफ था उसका तीसरा बेटा औरंगजेब, एक कट्टर लेकिन बेहद कुशल सेनापति जो मानता था कि साम्राज्य को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने की जरूरत है। तो अब आता है औरंगजेब का शासन, और उस जंग में जीत औरंगजेब की हुई। 1658 में उसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी। अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरा के किले में हमेशा के लिए कैद कर दिया और खुद हिंदुस्तान का नया बादशाह बन बैठा। औरंगजेब का शासन साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने अकबर की सहिष्णुता की नीतियों को पूरी तरह से पलट दिया। जजिया टैक्स फिर से लगा दिया गया, कई हिंदू मंदिर तोड़े गए, और उसकी इन कट्टर नीतियों ने मराठों और राजपूतों जैसे पावरफुल ग्रुप्स को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, साम्राज्य उसके दौर में और फैला जरूर, लेकिन लगातार जंग लड़ने की वजह से खजाना खाली हो गया और साम्राज्य की नींव अंदर ही अंदर खोखली होती चली गई। और फिर मुगल साम्राज्य का अंत। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, और उसके बाद जिस साम्राज्य को बनाने में सदियां लगी थीं, वो सचमुच ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। अंदर की कमजोरियां और बाहर की नई ताकतें, बस इन दोनों ने मिलकर इसके पतन की कहानी लिख दी। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा बादशाह नहीं आया जो इस बिखरते साम्राज्य को संभाल पाता। एक के बाद एक कमजोर शासक आते रहे, जाते रहे, और दूसरी तरफ मराठे, सिख और अंग्रेज ये लगातार मजबूत होते जा रहे थे। फिर आया 1857 का साल। उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल शासन को ऑफिशियली खत्म कर दिया। जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें रंगून भेज दिया गया, और वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। एक इतने बड़े साम्राज्य का कितना दुखद अंत। तो 300 साल के इस लंबे सफर के बाद मुगलों की विरासत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें हैं, या फिर औरंगजेब की नीतियों से पैदा हुआ वो विभाजन? सच तो ये है कि उनकी विरासत में अच्छा और बुरा दोनों ही शामिल हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है जो आज भी भारत की राजनीति, समाज और पहचान पर अपनी छाप छोड़ती है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफ़ेद नहीं होता।